आर्मी सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है और इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन लिए गए हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और इसमें नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन लिए गए हैं और साथ ही साथ मूल अधिकार के कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं। मूल अधिकार से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बचे हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं शामिल करूँगी। ओके, और जो नए हैं वो प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में एवं किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए में है भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4, भाग 2 में है 5 से 11, भाग 3 में है 12 से 35, भाग 4 में है 36 से 51। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके, और भाग 1 से 4 में राज्य से संबंधित है और भाग 3 में जो है मूल अधिकार है 12 से 35 तक, और भाग 4 में है 36 से 51 और राज्य के नीति निर्देशकता। तो 51 का जो क है वो मूल कर्तव्य है और जिसमें मूल कर्तव्य 11 है 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है स्वनिधि समिति के अनुशंसा पर। ओके, तो याद कीजिएगा। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तों को बताता है। पहले में है जन्म, ये याद कर लीजिएगा कि 5 शर्तें हैं नागरिकता को अर्जित करने का। एक है जन्म के आधार पर, वंशानुगत के आधार पर, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर। मतलब कि भारत के द्वारा किसी भी क्षेत्र को अधिकार में लिया जाता है तो उस क्षेत्र के जो व्यक्ति होते हैं, नागरिक होते हैं, उन्हें संसद के अधिकारों के तहत नागरिकता अर्जित करने का अधिकार दिया जाता है। ओके, नागरिकता का अर्थ क्या है? पहले में है नागरिक के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार। दूसरे में है कि लोकसभा यानी संघ की और हर राज्य की विधान सभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार। तीसरे में है कि संसद और विधान सभाओं का सदस्य बनने का अधिकार। ऑप्शन ए में 1, 2, ऑप्शन बी में 1, 3, ऑप्शन सी में 2 और 3, ऑप्शन डी में सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ओके, नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी भारतीय संविधान में पूर्ण निष्ठा होती है। इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ओके, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहले में है कि भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। दूसरे में कि संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है और एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया। ऑप्शन ए में 1, 2, ऑप्शन बी में 2, 3, ऑप्शन सी में 1 और 3, ऑप्शन डी में सभी। तो इसका आंसर क्या होगा बताएं आप? एकल नागरिकता का प्रावधान जो है भारत में है और यूएस में क्या है? दोहरी नागरिकता। संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है अनुच्छेद 11 के तहत। एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ओके, तो इसका आंसर जो होगा वो सभी होगा। और ब्रिटेन से और भी कुछ लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय अधिकार लिए गए हैं, फिर विधानमंडल लिए गए हैं, ये सब लिए गए हैं। ओके, संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया है और आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन भी किए हैं। जो मुख्यतः नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसे 1986 में संशोधन किए गए हैं, 1992 में, 2003, 2005, 2015 और 2019 जो विवादों में है। ओके, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब समाप्ति के संदर्भ में देखना है। तो पहले में कि भारत का कोई भी नागरिक केवल स्वयं त्याग अथवा वंचन द्वारा अपनी नागरिकता को खो सकता है। दूसरे में है कि भारतीय संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाना भारतीय नागरिकता की समाप्ति का एक कारण बन सकता है। ऑप्शन में केवल 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी में दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताएं कि इनमें कौन सा आंसर सही होगा? नागरिकता की समाप्ति पर। ओके, तो ये गलत है क्योंकि ये केवल लगा हुआ है और इसमें स्वयं त्याग और वंचना के आधार, तो इसमें 3 आधार दिए गए हैं और भारतीय संविधान के प्रति भारतीय नागरिकता की समाप्ति का एक कारण बन सकता है। हाँ, बन सकता है।
तो इसमें आंसर जो होगा वो द होगा। नागरिकता की समाप्ति के आधार। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता के परित्याग, बर्खास्ती और वंचित के 3 आधार। परित्याग याद कर लीजिएगा, बर्खास्तगी और वंचित होने के 3 कारणों का वर्णन करता है। इसी प्रकार वंचित करने के आधार क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट है। वंचित कौन कौन से आधार पे किया जा सकता है? तो पहला, नागरिकता धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त किया हो, यदि नागरिक ने भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठाधिकारी हो। नेक्स्ट है कि यदि युद्ध के दौरान भारतीय नागरिक ने अवैध व्यापार किया है या दुश्मन के साथ संवाद स्थापित किया है। ठीक है, अवैध व्यापार किया है या दुश्मन के साथ स्थापित किया है, गुप्त सूचनाओं का आदान प्रदान किया है। ओके, फिर पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता के 5 साल के दौरान नागरिक को किसी अन्य देश में 2 साल की सजा हुई हो। और लास्ट है कि यदि नागरिक लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहे हों तो उन्हें भारत सरकार के द्वारा नागरिकता से वंचित किया जाएगा। ओके, ये सब वंचित करने का आधार है, जिसे याद कर लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो इसमें देखिए कि ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, बताएं। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। 15, 16, 19, 29, 30। ओके, 15, 16, 19, 29, 30। इसको 3-4 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल अधिकारों के अंतर्गत केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकारों में अनुच्छेद 15, जिसके अंतर्गत धर्म, मूल जनजाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। 16 नंबर देखिए कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विषय में अधिकार है। और 29 में है अल्पसंख्यकों का संरक्षण। 29 में है कि अल्पसंख्यकों को लिपि, भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 29 में जो है वो अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि अल्पसंख्यकों को कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ओके, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? पहले में है नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता अर्जन की 5 शर्तों का उल्लेख है। दूसरे में है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता समाप्ति के 3 आधार की बात कही गई है। पहले में है ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? हम आपको बता चुके हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता अर्जन मतलब नागरिकता को प्राप्त करने का जो 5 शर्त है, आधार 5 है और समाप्ति के 3 आधार हैं। ओके, तो इनमें से मतलब दोनों हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता के अर्जन एवं समाप्ति के प्रावधान है। ध्यातव्य है कि जो व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक है उसे किसी भी नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है? पहले में कि कोई भी भारतीय जो स्वेच्छा से भारत से युद्धरत किसी देश में रहता है शत्रु अन्य देशीय कहलाता है। दूसरा में कि मित्र अन्य देश को भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी का पद धारण करने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए में केवल 1, ऑप्शन बी में केवल 2, ऑप्शन सी में दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई। तो इसका सही उत्तर दीजिए। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए। ओके, केवल 1 होगा कि कोई भी भारतीय जो स्वेच्छा से भारत से युद्धरत किसी देश में रहता हो, ओके, वह शत्रु अन्य देशीय कहलाता है। और मित्र अन्य देशियों को अटॉर्नी जनरल का पद, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद, राज्यपाल का पद नहीं दिया जाता। तो एक्सप्लेनेशन देखें। ऐसे राज्य जिनके
भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है वे मित्र अन्य देशीय हैं, जबकि भारत से युद्धरत देश के निवासी और वे भारतीय भी जो स्वेच्छा से ऐसे राज्यों में निवास करते हैं या ऐसे राज्यों के साथ व्यापार करते हैं शत्रु अन्य देशीय कहलाते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मित्र अन्य देशीय किसे कहते हैं, शत्रु अन्य देशीय किसे कहते हैं। ओके, कुछ मूल अधिकार जो हैं वो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। तो 15, 16, 19, 29 या केवल भारतीय नागरिक ही कुछ पदों को धारण कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद, राज्य का राज्यपाल, महान्यायवादी और महाधिवक्ता। ये याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। लोकसभा और विधानसभा की अनुच्छेद के लिए मतदान का अधिकार, संसद सदस्य तथा राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने का अधिकार भी भारतीय नागरिकों तक ही सीमित है। ये देखिए कि शत्रु अन्य देशियों को गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण के अधिकार से वंचित रखा गया है। और ये सब जो अधिकार है, ये सब जो अधिकार दिया गया है, ये मित्र और शत्रु दोनों को ही अधिकार से वंचित रखा गया। ये सब केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। मित्र अन्य देशीय और शत्रु अन्य देशियों को प्राप्त नहीं है ये अधिकार। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किन को अधिकार के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। पहले में अधिकार व्यक्ति का समाज के प्रति दावा है, दूसरे में है कि अधिकार व्यक्ति का कर्तव्य बोध है, तीसरे में है कि अधिकार व्यक्ति पर युक्ति युक्त निर्बंधन है, और 4 में है अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज से स्वीकृति मिली हुई है। तो इसमें से आंसर बताइए कि क्या होगा। ऑप्शन सी 1 और 4 होगा। अधिकार व्यक्ति का समाज के प्रति दावा है और अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज से स्वीकृति मिली हुई है। ओके, वस्तुतः अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपने सरकार से दावा है। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली हुई है। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा दी गई है। इसी संदर्भ में निम्न में से कौन से निकाय हैं जो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। पहले में है कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, दूसरे में है भारतीय खाद्य निगम, तीसरे में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण। ऑप्शन ए में 1, 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी सभी। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं कि नहीं, तो इसमें से तीनों हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी एससी के द्वारा विस्तार किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द के अंतर्गत निम्न निकाय आते हैं, जैसे भारत की सरकार एवं संसद, राज्यों की सरकार एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकार और अन्य प्राधिकारी। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में अन्य प्राधिकारी शब्दों का शब्दावली का विस्तार किया है। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत परिभाषित विधि निम्नलिखित में से किन्हें शामिल किया जाता है। विधि के अंतर्गत पहले में संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अस्थायी विधियाँ, दूसरे में कि राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जैसे विधियाँ, तीसरे में प्रत्यायोजित विधान, कार्यपालिका विधान की प्रकृति में संवैधानिक साधन जैसे अध्यादेश, आदेश, उपाधि, नियम, विनियमन या अधिसूचना। इसमें से आंसर होगा ऑप्शन ए में कि 1, 2, ऑप्शन बी 2, 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी सभी। तो इसमें विधि के अंतर्गत कौन सी परिभाषा आती है बताएं। ऑप्शन डी सभी हुआ। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। दूसरे शब्दों में यह न्यायिक समीक्षा का समर्थन करता है। अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि शब्द को निम्नलिखित में शामिल कर व्यापक रूप दिया गया है। यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका
अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, मतलब संसद के द्वारा या राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई ऐसी विधियाँ बनाई जाती हो जो मूल अधिकारों से असंगत हो, यानी मूल अधिकारों से अलग थलग हो, या उसको अल्पीकरण मतलब को उसको प्रतिबंधित करती हो, छोटा करता हो, सीमित करता हो, तो वैसी विधियों को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक समीक्षा किया जाएगा। न्यायिक समीक्षा का अर्थ यहाँ पे ये होगा कि न्यायालय जो होगा ये देखेगा कि क्या यह जो नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं विधायिका के द्वारा, ये असंगत तो नहीं है, क्या मूल अधिकारों को प्रतिबंधित तो नहीं करता है, उसका अल्पीकरण उसकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित तो नहीं करता। तो ये सब न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय देखती है। ओके, अब इसके अंतर्गत देखते हैं कौन कौन सी विधि आती है। अस्थायी विधियाँ, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित। दूसरा है अस्थायी विधियाँ, जैसे राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश। तीसरा में है प्रत्यायोजित विधान, कार्यपालिका द्वारा की प्रकृति में संवैधानिक साधन, जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियमन, अधिसूचना। यहाँ पे याद करने वाली तथ्य ये है कि अस्थायी विधियाँ किसे कहते हैं, तो संसद द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित। अस्थायी विधियाँ जो अध्यादेश द्वारा जारी किए जाते हैं। प्रत्यायोजित विधान जो कार्यपालिका के द्वारा, जो कार्य कार्यपालिका के नहीं होते परंतु विधायिका द्वारा प्रत्यायोजित किए जाते हैं, स्थानांतरित किया जाते हैं, और उसके अंतर्गत जो कार्यपालिका जो विधियाँ बनाती है उसी को प्रत्यायोजित विधान कहते हैं। तो ठीक है, इसके अंतर्गत जो विधियाँ बनाई जाती है वो शामिल हैं। और विधि के गैर विधायी स्रोत, जैसे विधि पर बल रखने वाली रूढ़ी या प्रथाएं। इस प्रकार न केवल विधान बल्कि उपरोक्त में से कोई भी न्यायालय के मूल अधिकारों के हनन पर चुनौती दी जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। ओके, ये तो समझ गए होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो मूल अधिकार राज्य का सीमा निर्धारण करते हैं और अतः केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। दूसरा है कि अनुच्छेद 13 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह किसी भी मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर किसी विधि को गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। ऑप्शन ए में केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी बोथ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। यहाँ पे केवल लगा हुआ है, कीवर्ड को पकड़िए। और मूल अधिकार जो हैं वो राज्य के विरुद्ध दिए जाते हैं और व्यक्ति के विरुद्ध दिए जाते हैं, ये सही है। तो इसमें सही चुनना है ना, तो ऑप्शन बी होगा। कुछ मामलों को छोड़कर ज़्यादातर मूल अधिकार राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ है, लेकिन कुछ अधिकार व्यक्तिगत गतिविधियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है, जैसे अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां अमान्य होगी। ओके, और ये न्यायिक समीक्षा योग्य हैं और स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा को मुहैया कराता है। ओके, और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इस शक्ति के माध्यम से किसी विधि को मूल अधिकार का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक और अवैध घोषित कर सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और कौन सी सूची सही है बताएं आप। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका आंसर क्या होगा। स्वतंत्रता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहले में प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समान होते हैं। दूसरे में कि प्रत्येक नागरिक को न्यायालय द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। ऑप्शन ए में केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कानून की समझ समानता का क्या अर्थ है, तो इसमें से दोनों होगा। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के उपबंधों के अधीन
समता के अधिकार से संबंधित है। मतलब ये देखना है कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में कौन कौन से अधिकार इनमें से हैं। पहले में है कि धर्म, मूलभूत जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। दूसरे में है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। तीसरे में अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, और चौथे में है अस्पृश्यता का अंत। तो बताएं कि 14 से 18 के बीच में कौन कौन से अधिकार हैं। तो इसमें आंसर जो होगा वो 3 नहीं होगा, क्योंकि ये 3 जो है वो अनुच्छेद 29 और 30 से संबंधित है। अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण है, तो ऑप्शन सी होगा। ओके। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेखित मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है। और इनमें से अनुच्छेद 14 से 18 के संबंध में क्षमता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि के समान समता हो और विधियों का समान संरक्षण हो। 15 में है धर्म, मूलभूत जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करना। 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता प्राप्त कराना। और 17 में अस्पृश्यता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत करना, जिसमें ज्ञान से संबंधित और सेना से संबंधित जो उपाधि होंगे उसको छोड़कर। अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 29 और 30 में। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। इसमें सही देखना है। पहला है कि संसद सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों से अलग विषय पर रीट जारी करने की शक्ति दे सकती है। दूसरा है कि संसद मूल अधिकारों को लागू कराने वाले रीट जारी करने की शक्ति का विस्तार किसी अन्य न्यायालयों तक कर सकती है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं क्या होगा। ऑप्शन इसमें बी होगा, ऑप्शन बी। संसद जो है सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकारों से अलग रीट जारी करने की शक्ति दे सकती है। ऑप्शन सी, सॉरी, इसमें से ये दोनों होगा। ओके। अनुच्छेद 139 के तहत संसद चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों से अलग विषयों पर रीट जारी करने की शक्ति दे सकती है, किंतु अभी तक संसद ने इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया है। ओके। वही अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को दी गई शक्तियों का प्रयोग कोई भी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि संसद चाहे तो रीट जारी करने की शक्ति किन्हीं या सभी का विस्तार अन्य न्यायालयों तक कर सकती है। ओके। मतलब संसद को यह अधिकार है कि रीट जारी करने की शक्ति किसी भी न्यायालय तक विस्तार कर सकती है, किसी अन्य न्यायालय तक विस्तार करेगी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। पहला है कि राज्य किसी नागरिक को सार्वजनिक स्नान घाटों के प्रयोग से रोक नहीं सकती है। दूसरा है कि अनुच्छेद 15 राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों के नागरिकों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोक सकती है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा। राज्य किसी नागरिक को सार्वजनिक स्नान घाटों के प्रयोग से रोक सकता है। ओके, रोक सकता है। इसमें ये गलत दिया हुआ है और इसमें सही चुनना है तो ऑप्शन बी होगा। ओके। और हाँ, यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि राज्य किसी नागरिक को सार्वजनिक स्नान घाटों के प्रयोग से रोक नहीं लगा सकता। व्यवहारिक रूप में देखें तो रोक नहीं लगाएगा, ये मूल अधिकार है। किंतु छुआछूत की बीमारी हो, संक्रामक की बीमारी हो तो राज्य के द्वारा यह जो व्यक्ति के मूल अधिकार हैं उसको प्रतिबंधित कर सकता है। ओके। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है।
पहले में एक व्यक्ति जिसे अस्पृश्यता के तहत दोषी करार दिया जाए संसद या राज्य विधानमंडल का चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरा में कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार या धार्मिक सेवाओं से उनके बहिष्कार को अस्पृश्यता के तहत अपराध मानता है। ऑप्शन ए में केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। एक व्यक्ति जिसे अस्पृश्यता के तहत दोषी करार दिया जाए उसे संसद या राज्य विधानमंडल का चुनाव नहीं लड़ सकता, तो ये तो सही है। और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार या धार्मिक सेवाओं से उनके अधिकार को अस्पृश्यता के तहत अपराध नहीं मानता। ओके, नहीं मानता है, तो ये तो गलत हो गया, तो ऑप्शन ए होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहले में है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत बोलने, लिखने, कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को अभिव्यक्त करना शामिल है। दूसरे में है कि दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करने से सभी के विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है। ऑप्शन ए में केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं कि क्या होगा। ऑप्शन सी। ओके, ये दोनों सही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत बोलने, लिखने, कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को अभिव्यक्त करने का अधिकार, स्वयं को अभिव्यक्त करने का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत है। ओके, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत बोलने, लिखने, कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार करना, विमर्श करना, संवाद करके ही सभी के विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान के तहत निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। क्षमता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो बताएं इनमें से कौन सा होगा। जो मूल अधिकार नहीं है इसमें से नहीं है, तो क्षमता अधिकार तो है अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो है 23 से 24, और नागरिकता का अधिकार तो अलग है। ओके, ये मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं है, ये भाग 2 में है 5 से 11 तक। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए और ये लास्ट है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहले में कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को उपलब्ध है। दूसरे में है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। तीसरे में है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध है। तो इसमें सही कथन चुनना है, बताएं इसका आंसर क्या होगा। पंद्रह, 16, 19, 29, 30, तो 15 जो है तो ये तो नहीं होगा। 15, 16 तो है केवल भारतीयों को प्राप्त है, ये तो सही है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि भारत के क्षेत्र में, ओके, भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिक और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, यानी 2 और 3 दोनों सही होगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है वो 15, 16, 19, 29, 30 तो याद कर लिए, साथ साथ ये याद करें कि अनुच्छेद 21 में जो है वो भारत के राज्य क्षेत्र अगर शामिल हो, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, तो ऑप्शन 2 और 3 होगा। ओके, और ये क्वेश्चन लास्ट था, और मूल अधिकार से संबंधित कुछ क्वेश्चन बचे हैं जो नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगी। ओके, थैंक यू।